जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के पर्व फेस्टिवल देखे थे, समारोह देखा था। ठीक। आज जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट नंबर 4 का जो सेकंड पैराग्राफ है उसका आखिरी टॉपिक है आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। ठीक। और उसमें अगर आपने देखा हो तो उस टॉपिक में लिखा हुआ है आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ठीक। मतलब प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के सारे जितने भी स्थापत्य हैं मध्य प्रदेश के, उसको हमको पढ़ना है। ठीक। तो अगर ठीक है, तो ये टॉपिक जो है, ठीक है, ये टॉपिक कवर होने के बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम टूरिज्म और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये जो तीसरा पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो मध्य प्रदेश में अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो शुरुआत जो होती है वो शुरुआत होती है मौर्यन पीरियड से। ठीक है, मौर्य के समय पे अशोक जो थे उन्होंने कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सांची का जो स्तूप है, ठीक है, वो जो स्तूप है सांची का वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और वो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। ठीक है, सांची का स्तूप। ठीक। इसके अलावा और भी जगह पर उन्होंने स्तूप बनवाए थे। तो मौर्योत्तर काल से लेकर के, ठीक है, फिर इसके बाद गुप्ता पीरियड में भी कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश में। हम देखेंगे एक एक करके। ठीक। इस तरीके से शुंग थे, कौंड थे, कुषाण थे, गुप्ता शासक थे। फिर इसके बाद आते हैं कलचुरी। ठीक है, कलचुरी, चंदेल। भाई आज जो आप खजुराहो में जो टेम्पल्स देखते हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं, वो किसने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। ठीक है, तो हमें उनको देखना है। कच्छ पागत वंश को, गुर्जर प्रतिहार। ठीक। इसके बाद तोमर, बघेल, बुंदेला, सिंधिया, होलकर। मैंने आपको ये सारा पढ़ाया था जब मैंने आपको सिंधिया पढ़ाया था, तब मैंने आपको उनका स्थापत्य दिखाया था। ठीक। इसके अलावा हमने जब होलकर पढ़ा था या वो बुंदेला पढ़े थे या बघेला बघेल पढ़े थे, तब हमने उनका स्थापत्य, भोपाल रियासत पढ़ी थी तब उनके हमने स्थापत्य दिखाए थे। ठीक है, तो वही सारे स्थापत्य हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें भी। ठीक। तो समझ में आया आपको? तो मध्य प्रदेश में जो स्थापत्य काल है वो मौर्य साम्राज्य से होकर के और अंग्रेजों के बनाए हुए स्थापत्य तक। ठीक। अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए स्थापत्य। ठीक। समझ में आया आपको? ठीक। तो जो हम पहले शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य, मौर्यन पीरियड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, मौर्यन पीरियड आर्किटेक्चर्स की बात करें तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि बहुत सारे बुद्ध के स्तूप जो हैं वो बनवाए गए अशोक के द्वारा। तो बुद्धा के जो स्तूप थे, ठीक है, वो बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कराए गए। ठीक है, जनरली मैक्सिमम किसके द्वारा कराए गए? अशोक के द्वारा। ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाए गए। ठीक। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है सांची का स्तूप। ठीक है, इसको सांची का महास्तूप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको महास्तूप भी कहा जाता है, सांची का महास्तूप। ठीक। तो महास्तूप की अगर हम बात करें तो ये आज की डेट में कहां पर है? सांची। और सांची कौन से जिले में आता है? रायसेन जिले में। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लगती है रायसेन और कहा है? सांची में। ठीक है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसका जो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था अशोक ने। ठीक है, और इसका जो सेंचुरी माना जाता है वो अराउंड थर्ड सेंचुरी बीसी। ठीक है, थर्ड सेंचुरी बीसी के अराउंड जो था, थर्ड सेंचुरी बीसी के अराउंड इस टाइम पर अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो महास्तूप का लोकेशन क्या है? सांची, रायसेन में। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? अशोक ने। ठीक। अब इसमें बात करें तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने करी? मतलब इसको डिस्कवर या एक तरीके से कहा जाए तो इसकी खोज, ठीक है, तो सबसे पहली बार करी जनरल टेलर ने। ये आपको याद रखना है।
किसने करी? जनरल टेलर ने 1818 में। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, मौर्यकालीन स्थापत्य में सबसे पहला सांची का महास्तूप, सांची स्तूप। ठीक है, और उसमें लिखिएगा ये सांची रायसेन में है, इसको अशोक ने बनवाया था, और इसकी खोज या डिस्कवरी किसने करी थी? जनरल टेलर ने 1818 में। ठीक है, ठीक है। इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं, मतलब अन्य नाम भी हैं इसके। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, अदर नेम्स। ठीक है, तो अदर्स नेम्स में जो सबसे पहला आता है वो आता है काकनाथ बूथ। ठीक है, तो काकना और डबूत, ठीक है, ये इसको बोला जाता है महास्तूप को। इसके अलावा बोताश्री पर्वत, बोटाश्री पर्वत, ये सब जो मैं लिखवा रहा हूं ये लिखते चलिए, बोटाश्री पर्वत। ठीक, अगला बात करें तो इसको बोला जाता है काकनाव अब्लिक ककन्या। तो काकनाव ऑब्लिक में ककानिया। ठीक है, तो काकनाव ऑब्लिक ककानिया, काकनाव ऑब्लिक ककानिया। ठीक, अगला इसको बोला जाता है श्री महावीर। ठीक है, ये सब इसके अन्य नाम लिखवा रहा हूं, श्री महावीर। ठीक है, तो श्री महावीर। ठीक है, इसके अलावा वेदिस गरी, वेदिस गिरी, वेदिस गिरी, ये सारे इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगला है चेतैया गिरी, चेतिया गिरी। ठीक, तो ये इसके अदर नेम्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है? काकनाथ भूत, बोताश्री पर्वत, काकणवाव ऑब्लिक काकणया, श्री महावीरा, वेदी सगिरी, चेतिया गिरी, वेदी सगिरी, चेतिया गिरी, ये सब क्या रहे हैं? महास्तूप के अन्य नाम। ठीक, इसके बाद बात करें तो इसका रिस्टोरेशन, मतलब अगर हम बात करें तो इसका पुनरुद्धार, रिस्टोरेशन जो है, ये अंग्रेजों के कहने पर, ठीक है, शाहजहां बेगम ने करवाया था। शाहजहां बेगम, याद करिएगा, भोपाल रियासत की बेगम हुआ करती थी। इन्होंने 1919 और 20 में इसका रिस्टोरेशन करवाया था, किसके कहने पर? उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। याद करिए, हड़प्पन साइट 1921 में खोजी गई थी। उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के कहने पर जो उस टाइम पर भोपाल की बेगम थी, शाहजहां बेगम, उन्होंने 1919 और 20 में इसका जीर्णोद्धार, मतलब एक तरीके से कहा जाए पुनरुद्धार, रिस्टोरेशन करवाया था। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें तो मूल रूप से ये ईंट द्वारा निर्मित है। ठीक है, मतलब ये जो बनाया गया है ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है, मतलब ईंटों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें महास्थविर और महामोदयालयन एवं सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। देखिए ये लोग कौन हुआ करते थे? सबसे पहले आप नाम नोट कर लीजिए, महास्थविर, महास्थविर। ठीक है, इसके अलावा बात करें महमूद, महमूद और ग्लैन, और इसके अलावा सरीपुत्र। ठीक, तो कौन कौन थे? महास्थावीर, महामोद ग्लैन, ठीक है, महामोद ग्लैन और सरीपुत्र, ये तीनों महात्मा बुद्ध के शिक्षक शिष्य थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो महाबुद्ध के क्या थे ये? बुद्ध के क्या थे? ये शिष्य थे। ठीक है, महास्थरी, महमूद गिलयान और सारीपुत्र, इनकी अस्थियां रखी गई हैं यहाँ पर।
ठीक है, इनकी क्या रखी गई हैं, अस्थियां रखी गई हैं। ठीक, तो महास्तूप के बारे में आपको समझ में आया। सबसे पहली बात तो ये सांची रायसेन में है, इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया। इसके जो रच खोज है 1818 में जनरल टेलर ने करी। इसके अन्य नाम क्या है, काकना दबोट, बोटाश्री पर्वत, काकड़ांव ऑब्लिक काकड़िया, श्री महाविहार, वेदी सगिरी, चेतियागिरी। ठीक, इसका रिस्टोरेशन या हम कहें पुनरुद्धार किसने करवाया, शाहजहां बेगम ने 1919-20 में। किसके कहने पर, उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, उनके कहने पर यह करवाया गया। ठीक है, अब ये ईंटों से बना हुआ है, पत्थरों से, ईंटों से। इसके अलावा इसमें जो अस्थियां रखी हैं वो महास्थवी, महमूद गैलियान और सारीपुत्र, इनकी अस्थियां इसमें रखी गई हैं। ठीक, अब इसमें आपको कुछ और चीजें अगर याद रखनी हो तो आप याद रख सकते हैं। ठीक, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, डायमीटर मतलब एक तरीके से कहा जाए इसका व्यास, जो डायमीटर होता है। ठीक है, तो इसका डायमीटर की अगर हम बात किए जाए तो डायमीटर जो इसका रहा है स्तूप का, वो है 36.6 मीटर। कितना है, 36.6 मीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, अगर हम बात करें हाइट की, ठीक है, ये जो हाइट है इसकी, ठीक है, वो तकरीबन है 16 मीटर, 16.46 मीटर। ठीक, तो डायमीटर इसका है 36.6 मीटर, और ये जो ऊंचाई है इसकी, हाइट है, वो है 16.46 मीटर। ठीक है, अब इसका आकार जो है वो सर्कुलर है। अगर हम बात करें शेप की, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका शेप जो है वो सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब हिंदी में वृत्ताकार। ठीक है, तो इसका जो स्थापत्य है, आकार है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसके चारों तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, आप इसको देखिए ध्यान से, तो इसके चारों तरफ जो है ये क्या बना हुआ है, वैदिक अल्टर्स। ठीक है, तो वैदिक अल्टर्स। ठीक है, तो चारों ओर वैदिक निर्मित है। ठीक है, वैदिक निर्मित है चारों ओर से। ठीक है, और इसके अलावा इसका शेप जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कलाकृति भी डाली गई है। ठीक है, जैसे बौद्ध जातक कथा, पशु पक्षी, सामाजिक जीवन का उत्कीर्णन किया गया है इसमें। मतलब अगर हम बात करें तो इसका जो आर्ट वर्क है, ठीक है, आर्ट वर्क की अगर हम बात करें तो इसमें बुद्धिस्ट की जातका स्टोरी, ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षी, एनिमल्स एंड बर्ड्स, सोशल लाइफ, social life have been engraved, have been engraved। तो क्या लिखा है कलाकृति में, बौद्ध जातक कथा, पशु पक्षी, सामाजिक जीवन का उत्कीर्ण किया गया है इसमें। ठीक है, तो पशु पक्षी और सामाजिक जीवन का उत्कीर्ण क्या किया गया है इसमें, किया गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है, एक चीज आपको और याद रखनी है, इसको त्रिमेधी स्तूप भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिमेदी स्तूप। ठीक है, अब इसको त्रिमेदी स्तूप क्यों कहते हैं हम, क्योंकि यहां पर तीन सर्कुलर मेधीज बनी है। ठीक है, तीन सर्कुलर क्या बनी है, मेधीज बनी है। इसी कारण से इसको त्रिमेधी स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, तो मेधियों, ठीक है, तो वृत्ताकार में तीन मेधी निर्मित है। ठीक है, कितनी निर्मित है, तीन मेधी, इसलिए इसको त्रिमेधी स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, त्रिमेधी स्तूप भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। समझ में आया आपको। ठीक, तो आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये था महास्तूप। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। ठीक है, और अगर आपसे स्तूप लिखने को आता है, सांची स्तूप,
तो आप इतने सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, ये पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये सांची रायसेन में है, इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया। इसकी डिस्कवरी किसने करी? जनरल टेलर ने 1818 में। इसके अन्य नाम क्या क्या है? तो अन्य नाम में देख लीजिए, काकड़ा दबोट, बोटाक्षी पर्वत, काकड़ाव ऑब्लिक काकड़िया, श्री महाविहार, वेद सगिरी, चेतियागिरी। हो गया। रिस्टोरेशन मतलब पुनरुद्धार किसने करवाया इसका? शाहजहां बेगम ने करवाया 1919-20 में। और किसके कहने पर? उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। ठीक। अब ये ईंटों से बना हुआ है और इसमें महास्थविर, महामोद गलयान और सारीपुत्र, इन तीनों की क्या रखी हैं? अस्थियां रखी हुई हैं। ठीक है। महास्तूप का जो डायमीटर है या हम कहें व्यास है, वो 36.6 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई या हाइट है 16.46 मीटर है। आकार इसका वृत्ताकार है, सर्कुलर। ठीक है। और चारों ओर वेदिका निर्मित है, वैदिक अल्टर्स है। इसके अलावा बात करें तो कलाकृति में अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट की जकाता स्टोरी, पशु पक्षी, सामाजिक जीवन का उत्कीर्णन किया गया है। वृत्ताकार 3 मेधी से निर्मित हुआ है, इसीलिए इसको त्रिमेधी स्तूप कहा जाता है। क्लियर है? ये यहां तक आपको सारा चीजें समझ में आ गई? क्लियर? तो ये इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक। तो ये था सांची का महास्तूप। ठीक। अगला अगर हम बात करें, अगला जो है ये है बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ उज्जैन। ये उज्जैन का बुद्धिस्ट स्तूप है। ठीक है, तो बौद्ध स्तूप जो है ये कहाँ का है? उज्जैन का। ये आपको फोटो नजर आ रही होगी, ये उज्जैन का है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया, कंस्ट्रक्शन करवाया गया, ये मौर्यंस के फॉलोअर्स ने करवाया। मतलब जो मौर्यन के फॉलोअर्स हुआ करते थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य के अनुयायियों द्वारा, बाय मौर्यन फॉलोअर्स। ठीक है। अब इसका एक्सपांशन या हम कहें विस्तार, ठीक है, इसका एक्सपांशन या हम कहें विस्तार, ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था श्री देवी ने। और श्री देवी कौन थी? अशोक की पत्नी, अशोक्स वाइफ। देखिए, इनकी जो पत्नी थी ना अशोक की, श्री देवी, इनके पिता जो थे वो एक व्यापारी हुआ करते थे विदिशा में। आज का जो हमारा विदिशा वाला क्षेत्र है वहां पर एक व्यापारी हुआ करते थे। तो अशोक ने उनकी बेटी से शादी करी थी जिनका नाम था श्रीदेवी। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो विदिशा जो है वो एक तरीके से अशोक का ससुराल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अशोक की पत्नी यहीं से थी, उनके व्यापारी थे। ठीक है। अब इसका इसका कंस्ट्रक्शन तो मौर्यन फॉलोअर्स ने करवाया था, लेकिन इसका एक्सपांशन जो है वो श्री देवी ने करवाया था, जो अशोक की पत्नी थी। और इसी को, ठीक है, इसी को वैश्या टेकरी भी कहा जाता है। ठीक है, श्रीदेवी में आपने पढ़ा होगा निर्माण कार्य में वैश्या टेकरी, ये वही वैश्या टेकरी। ठीक है, तो इनका अदर नाम क्या है? वैश्या टेकरी। ठीक है, तो वैश्या टेकरी जो था, ठीक है, ये इनका दूसरा नाम है। ये बुद्धिस्ट स्तूप जो उज्जैन में है। ठीक। अब इनका उत्खनन या आप कहें कि एक्सकेवेशन, ठीक है, तो ये पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एक्सकेवेशन या हम जिसे कहते हैं उत्खनन, खुदाई से निकालना। ठीक है, ये किसने किया था? तो एम जी गैडरे ने, एम जी गैडरे ने। और ये कब किया था? 1938-39 में, 1938-1939 में। तो एम जी गैडरे ने किया था 1938-39 में। ठीक। और ये स्तूप कहां पर है? उज्जैन में। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? मौर्य के अनुयायियों, मौर्य के फॉलोअर्स द्वारा। लेकिन इसको एक्सपांड या हम कहें कि इसका विस्तार किसने किया था? तो श्री देवी जो अशोक की पत्नी थी। ठीक है। अदर नेम अगर हम बात करें तो इसी को वैश्या टेकरी कहते हैं। ठीक है। और इसका एक्सकेवेशन या कहें उत्खनन ये किसने करवाया था? एम जी गैडरे ने। ठीक है, और 1938-39 में। ठीक। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसमें कौन सा स्तूप है? ये उज्जैन का बौद्ध
स्तूप। अगला आता है भरूत स्तूप। ये जो आपको फोटो नजर आ रही है ये है भरूत स्तूप। ठीक, भरूत स्तूप। ठीक है, देखिए ये जो भरूत स्तूप है, ठीक है, ये जो है ये सतना में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ है? सतना में भरूत स्तूप। ठीक है, इसका निर्माण भी मौर्य शासकों द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, अब इसमें जो पूरा एनक्लोजर है या वृत्ताकार का जो सर्कुलर एनक्लोजर है, मतलब ये जो आपको सर्कुलर एनक्लोजर नजर आ रहा है ना ये पूरा, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर एनक्लोजर है, ठीक है, एनक्लोजर जो है ये लगभग 100 मीटर के आसपास है अप्रोक्स। ठीक है, तो 100 मीटर के आसपास अप्रोक्स है। ठीक है, सर्कुलर एनक्लोजर। ठीक है, और यहां पर ये आपको गेट नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये गेट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये गेट जो है इस गेट का नाम है वेदिका एंड तोरण गेट। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो वेदिका और तोरण गेट है, वेदिका और तोरण गेट, ठीक, ये शुंग राजाओं द्वारा बनाया गया है। मतलब ये जो गेट लगाए गए हैं आपने देखा हो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो सांची के स्तूप का ये गेट नजर आ रहा है आपको, ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ठीक, तो इसके गेट वगैरह जो थे, चाहे वो महास्तूप रहा हो या आप भरूच का स्तूप ले लीजिए, ठीक है, ये जो गेट हैं ये किसके समय पर बनवाए गए? ये शुंग के समय पर बनवाए गए, शुंग काल में। ठीक है, और स्पेशली अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, बनवाया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो वेदिका व तोरण शिल्प द्वारा अलंकृत किए गए। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये गेट पर कई सारे शिल्पाकार किया गया है। देखिए आप, कई सारी डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, कई सारी डिजाइन बनाई गई है। ऐसे ही आप यहाँ भी देखिए, यहाँ आपको इस गेट पे कई सारी डिजाइन नजर आ रही होगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? तोरण शिल्प। ठीक है, तो गेटों पर जो लगाए गए उसमें तोरण शिल्प, ठीक है, और वेदिका, अल्टर्स एंड आर्कवेज, इनको भी डेकोरेट किया गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली किया क्या क्या गया? ऑल्टर एंड आर्कवे आर डेकोरेटेड। ठीक है, ऑल्टर्स एंड आर्कवे मतलब जो आपके वेदिका है और तोरण, आर्कवे का मतलब होता है तोरण, याद रखिएगा हिंदी में, तोरण। ठीक है, और ऑल्टर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है वेदिका। तो वेदिका और तोरण ये क्या किए गए? अलंकृत किए गए। अलंकृत, डेकोरेशन का मतलब होता है अलंकृत करना। ठीक है, ये था। क्लियर है? ठीक, तो ये था भरूत स्तूप। भरूत स्तूप कहाँ पर है? सतना में। सर्कुलर अगर हम बात करें तो इनका एनक्लोजर कितना है? अराउंड 100 मीटर। इसमें वेदिका और तोरण गेट बनवाए गए शुंग के द्वारा, और वेदिका तोरण में डेकोरेशन किया गया। ठीक है, वेदिका और तोरण गेट में क्या किया गया? डेकोरेशन किया गया। क्लियर? तो ये था भरूच स्तूप। ठीक, अगला बात करें, अगला है सतधारा बुद्ध स्तूप। ठीक है, ये जो स्तूप आपको नजर आ रहा है ये है सतधारा बुद्धिस्ट स्तूप। ठीक है, तो ये है सतधारा बुद्धिस्ट स्तूप। ठीक है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और ये हलाली नदी के बैंक पे है, हलाली नदी के पास। ठीक है, तो ये हलाली नदी के किनारे और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है सतधारा बुद्धिस्ट स्तूप। ठीक, इसकी खोज जो है या डिस्कवरी अगर हम बात करें तो ये करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इसने 1853 में ये करी थी इसकी खोज। ठीक है, तो सतधारा बुद्धिस्ट स्तूप जो है
इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में करी थी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल जो स्तूप हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल जो स्तूप हैं वो 40 है। ठीक है, तो कुल स्तूप कितने हैं? 40 है। और अगर हम टोटल विहारा की बात करें, विहारा की बात करें तो ये 17 है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा सतधारा बुद्धिस्ट स्तूप में कि यहाँ पर जो टोटल स्तूप है वो 40 है और जो टोटल विहाराज हैं वो कितने हैं? 17 है। और यहाँ पर ये किससे बना हुआ है? ये मुख्यतः ईंटों से बना है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है? मेनली बाय ब्रिक्स। मतलब मुख्यतः किससे बना है? ये ईंटों से, मेनली बाय ब्रिक्स। तो कंस्ट्रक्शन किससे बना है? ईंटों से। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इसका डायमीटर आप नोट कर लीजिए। इसका जो सर्कुलर डायमीटर है वो तकरीबन 34 मीटर है। ठीक है, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास हिंदी में बोलते हैं व्यास डायमीटर को। ठीक है, और अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ की बात मतलब विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, ये तकरीबन 12.55 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो एक तरीके से कहा जाए तो जो डायमीटर है, ठीक है, या जो व्यास है वो 34 मीटर का है और विड्थ चौड़ाई जो है वो 12.55 मीटर की है। ठीक, तो सतधारा बुद्धिस्ट स्तूप समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट तो आपको लिखना है कि ये रायसेन जिले में है और हलाली नदी के किनारे पे है। हलाली नदी के किनारे पे इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में। ठीक, इसके अलावा इसमें टोटल 40 स्तूप हैं और 17 विहार हैं। ठीक है, और इसका निर्माण भी आप देखें तो ईंटों से किया गया। ठीक है, अब इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 34 मीटर है और अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई जो है वो 12.55 मीटर है। समझ में आया आपको? तो ये 4-5 पॉइंट्स इसमें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला बात करें, अगला जो स्तूप है, ठीक है, वो है अंधेर के बौद्ध स्तूप। ठीक है, अंधेर के बौद्ध स्तूप, बुद्ध स्तूप ऑफ अंधेर, बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ अंधेर। ठीक है, ये है बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ अंधेर। ठीक है, ये अंधेर नामक एक जगह पर है, इसीलिए इसको बौद्ध स्तूप ऑफ अंधेर कहा गया। अंधेर नामक एक जगह पर है जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। कौन से जिले में है? विदिशा जिले में। तो अंधेर नामक एक जगह पे है, ठीक है, स्थान पर है विदिशा जिले में। ठीक है, इसीलिए इसको बौद्ध स्तूप ऑफ अंधेर कहा गया। ठीक है, ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिम्हा शिरसा, सिम्हा शिरसा, ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्हा शीर्षा अगर हम बात करें, सिंह शीर्ष, तो यहां पर एक जो है सिंबल है बोधि ट्री का विथ चक्र पिलर। ठीक है, तो मतलब छत्र युक्त, ठीक है, छत्र युक्त बोधि वृक्ष के अंकन। सिंह शीर्ष में अगर हम बात करें तो यहां पर सिंबल मिला है बोधि ट्री का, सिंबल ऑफ बोधि ट्री, बोधि ट्री विथ चक्र पिलर, विथ चक्र पिलर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हस्ती और कैनोपी भी मिला है। क्या मिला है? हस्ती एंड कैनोपी, मतलब कि यहां पर युक्त चक्र स्तंभ, ठीक है, युक्त चक्र स्तंभ, इसके अलावा हस्तिन, ठीक है, हस्तिन और छत्र युक्त बोधि वृक्ष के अंकन मिले। ठीक है, मतलब कि यहां पर हस्ती, कैनोपी का मतलब होता है युक्त चक्र स्तंभ, ठीक है, और इसके अलावा छत्र युक्त
बोधि वृक्ष के अंकन मिले। सिंबल ऑफ बोधि ट्री विद चक्र पिलर, हस्ती और कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है युक्त चक्र स्तंभ। ये तीन चीजें मिली हैं कहां पर? सिंह शीर्ष पर, सिंह शीर्ष पर। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 35 फीट का है। ठीक है, कितना फीट है? 35 फीट। ठीक। और इसके चारों तरफ अगर हम बात करें तो विशाल एक चार दीवार बनी है। ठीक है, इसको क्या किया गया है? विशाल इज सराउंडेड बाय फोर व्हीलर्स, फोर वॉल्स, सॉरी, इज सराउंडेड बाय फोर वॉल्स। मतलब जो विशाल है वो चार दीवारों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 4 फीट की ऊंचा एक जगती पर निर्मित है ये। मतलब इसको जो बनाया गया है इसमें 4 फीट जो है, ठीक है, इसका एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 4 फीट ऊंचा क्या किया है? प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बनाया गया। ठीक है, तो 4 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको जगती कहते हैं। हिंदी में प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? जगती। ठीक है, तो 4 फीट ऊंची जगती का निर्माण किया गया और उस पर ये स्तूप बनाया गया। ठीक। तो बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ आंधेर समझ में आया। ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसके सिंहाशिरा में क्या क्या है? हस्ती, कैनोपी और सिंबल ऑफ बोधि ट्री विद चक्र पिलर, मतलब युक्त चक्र स्तंभ, हस्त, छत्र युक्त बोधि वृक्ष के अंकन। ठीक। इसका जो व्यास है 35 फीट के लगभग है, विशाल चार दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये 4 फीट ऊंची जगती पर निर्मित है, 4 फीट हाई प्लेटफॉर्म पर निर्मित है। क्लियर हुआ ये? ठीक। तो आपको अंधेर के बौद्ध स्तूप के बारे में समझ में आ गया। ठीक। अगला बात करें, अगला जो है ये है देवर कोठार का बौद्ध स्तूप। ठीक है, तो बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ ठीक, बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ देवर कोठार। ठीक, तो बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ देवर कोठार, ये आपको दिख रहा है इमेज, ये देवर कोठार का बुद्धिस्ट स्तूप है। अब ये है कहां पर? तो ये त्योंधर तहसील पर है। मतलब ये कहां स्थित है? तो त्योंधर, त्योंधर तहसील जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर मौजूद है। तो त्योंधर तहसील में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में क्या है? मौजूद है। ठीक है, इसको कब इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया? तो तीसरी शताब्दी में। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन तीसरी शताब्दी में करवाया गया, ब्रिक से, स्टोन से और सॉइल से। ठीक है, मतलब इसमें ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ईंट के अलावा जो पत्थर हैं या जिनको पाषाण कहते हैं, ठीक है, स्टोन, ईंट जो पत्थर होता है जिसको पाषाण कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। और मुद्रा, सॉइल, मुद्रा, सॉइल, इसका इस्तेमाल किया गया। तो ईंट, पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। ठीक। इसमें डायमीटर जो है इसका वो नोट कर लीजिए, 143 फीट है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो 11.07 मीटर है। ठीक है, अब इसमें उत्कीर्णन किसका किया गया है? तो कमल और घट पल्लव। ठीक है, तो लोटस मतलब कमल और घट पल्लव, इसका वो किया गया है। ठीक है, इसका उत्कीर्णन किया गया, एनग्रेव्ड किया गया। ठीक, तो इसका एनग्रेव किया गया है। ठीक, तो इसमें आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो इसकी लोकेशन त्योधर तहसील रीवा में है। ठीक है, इसको ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनाया गया है।
इसका डायमीटर तकरीबन 143 फीट है और हाइट जो है वो 11.07 मीटर है। ठीक है, यह लोटस और घाटा पल्लव एनग्रेव्ड इसमें किए गए हैं। ठीक, ये समझ में आया आपको? ठीक, अब आखिरी स्तूप जो है ये है सोनारी स्तूप। ठीक है, इसको आप बस पढ़ लीजिए सोनारी स्तूप को। ठीक है, ये सोनारी स्तूप जो है ये रायसेन जिले में है। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए सबसे पहले तो सोनारी स्तूप। ठीक है, सोनारी स्तूप ये कहाँ है? रायसेन जिले में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये सांची स्तूप के पास है। ठीक है, यहां से अगर हम अवशेष की बात करें तो यहां से बुद्ध के दांत मिले, टीथ ऑफ बुद्धा। बुद्ध के जो दांत हैं, ठीक है, वो मिले हैं यहां से। अवशेष क्या मिला है? ठीक है, टीथ ऑफ बुद्धा मतलब बुद्ध के दांत मिले हैं यहां से। ठीक, इसके अलावा यहां पर बात करें तो टोटल 8 स्तूप मिले हैं यहाँ पे। कितने मिले? 8 स्तूप। ठीक, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 8 स्तूपों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बुद्ध के दांत यहाँ पर मिले हैं और ये रायसेन जिले में है, सांची स्तूप के पास, सोनारी स्तूप। ठीक, तो ये स्थापत्य थे मौर्यन पीरियड के। आपने देखा कि मौर्योत्तर काल में ज्यादातर स्तूप बनाए गए। ठीक, तो एक एक करके हमने ये स्तूप देख लिए कौन कौन से थे। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे गुप्त काल में। इसके बाद आता है गुप्त काल। ठीक है, अब देखिए गुप्त काल में अगर हम बात करें ना तो इसमें मंदिरों का निर्माण ज्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब ज्यादातर आपको गुप्ता काल के समय में ज्यादातर आपको मंदिर निर्माण मिलेंगे, टेम्पल्स। जैसा कि हमने उसमें देखा मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में आपको ज्यादातर क्या मिले हैं? स्तूप मिले। ठीक है, बौद्ध के स्तूप मिले। लेकिन अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें, गुप्ता काल की, तो इसमें आपको ज्यादातर टेम्पल मिलेंगे, मंदिर। ठीक है, इसके अलावा आपको अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे इसमें? एक तो आपको मंदिर मिलेंगे और दूसरा आपको अभिलेख मिलेंगे। तो गुप्ता काल में जो है, गुप्त काल में वो आपको मंदिर और अभिलेख मिलेंगे, जो मौर्योत्तर काल में क्या मिल रहे थे? स्तूप। ठीक, तो अब यहां से हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो गुप्त काल के समय पर मध्य प्रदेश में क्या क्या आर्किटेक्चर हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये जो है, ये है तिगवान विष्णु टेम्पल। कौन सा टेम्पल है ये? तिगवान विष्णु मंदिर। ठीक है, तो तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, अब ये कहां पर है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है, देखिए किसी भी आर्किटेक्चर में हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो है कहां पर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसकी विशेषता पढ़ेंगे। तो तिगवान विष्णु टेम्पल जो है, ठीक है, ये इसका अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये तिगवान गांव में है। कौन सा गांव है? तिगवान गांव, इसीलिए इसको तिगनाव विष्णु मंदिर कहा जाता है। और ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? कटनी डिस्ट्रिक्ट। तो तिगवान विष्णु मंदिर जो है ये कटनी जिले में है। ठीक है, और इसका कौन सा गांव है? तिगवा ग्राम। ठीक है, तो तिगवान विलेज जो है। ठीक, अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे ये स्क्वायर शेप में पूरा बना है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, या हम कहें वर्गाकार, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गाकार। ये 22 फीट है। कितना है? 22 फीट। तो इसका जो स्क्वायर है या हम कहें वर्गाकार, ठीक है, वो कितना है? 22 फीट। ठीक, और इसका जो डायमीटर है वो है 8 फीट। ठीक है, डायमीटर मतलब आपका व्यास। देखिए ये हिंदी का टर्म मैं लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार, ये 22 फीट है। और डायमीटर अगर हम व्यास की बात करें तो ये 8 फीट है। ठीक,
अब इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस गेट है, अगर हम बात करें इस मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है, ठीक है, एंट्रेंस गेट में अगर हम बात करें तो एंट्रेंस गेट में पिलर लगे हैं। ठीक है, एंट्रेंस गेट में क्या लगे हैं? पिलर लगे हैं। ठीक है, जो कहां ले जाते हैं? सीधे मंडप में, लीड्स टू द मंडप्स। ठीक है, तो द एंट्रेंस गेट विथ पिलर्स लीड्स टू द मंडप, इसका मतलब स्तंभ युक्त प्रवेश द्वार मंडप तक पहुंचाता है। ठीक है, पिलर का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, अब इसका जो एंट्रेंस गेट है, मतलब जो अंदर आने का दरवाजा है, वहां पर पिलर लगे। ठीक है, और ये जो पिलर हैं एंट्रेंस गेट के साथ, जो पिलर हैं, ये आपको मंडप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस गेट विथ पिलर्स, ठीक है, ये आपको कहां तक पहुंचाते हैं? मंडप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये एंट्रेंस गेट है, ये आपको पिलर नजर आ रहा है। ठीक है, पिलर नजर आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो एंट्रेंस गेट है विथ पिलर्स लेड्स टू द मंडप। ठीक है, तो मतलब स्तंभ युक्त प्रदेश प्रवेश जो है, वो द्वार जो है वो मंडप तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? मंडप तक पहुंचाता है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो प्रवेश द्वार में मकर वाहनी गंगा, कच्छ पावनी यमुना उत्कीर्ण है। मतलब कि इसके एंट्रेंस गेट में क्या है? मकर वाहनी गंगा, मकर वाहनी गंगा, कच्छ पावनी यमुना। ठीक, तो मकर वाहनी गंगा, कच्छ पावनी यमुना इज engraved in the entrance gate। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या है? मकर वाहनी गंगा, कच्छ पुहावाहनी यमुना। ठीक है, ये एनग्रेव्ड है एंट्रेंस गेट में। ठीक है, तो प्रवेश द्वार में मकर वाहनी गंगा, कच्छ पवाहनी यमुना उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण मतलब एनग्रेव्ड है एंट्रेंस गेट में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ठीक, तो ये था तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक, तो तिगवा का विष्णु मंदिर सबसे पहले तो तिगवा गांव में है, और ये कहाँ है? कटनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो वर्गाकार जो है वो 22 फीट है, और इसका जो डायमीटर है वो व्यास जो है वो 8 फीट है। अब इसके जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, उसमें स्तंभ है। ठीक है, जिससे आप मंडप तक पहुंचेंगे, लेट्स टू द मंडप, एंट्रेंस गेट विद पिलर्स लेट टू द मंडप। इसके अलावा बात करें तो इसमें मकर वाहनी गंगा, कच्छ पवाहनी यमुना उत्कीर्ण किया गया है एंट्रेंस गेट में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक, क्लियर हुआ ये? ठीक, अगला बात करें, ये है नचना कुठार पार्वती टेम्पल। नचना कुठार पार्वती टेम्पल, ये सब गुप्त काल में बने हैं, याद रखिए। नचना कुठार पार्वती टेम्पल मतलब नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक, सबसे पहले इसकी लोकेशन, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसकी लोकेशन। लोकेशन इसकी है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पन्ना जिले में है ये। ठीक है, नचना कुठार पार्वती मंदिर। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, या हम कहें जो संरचना है, वो तकरीबन 25 फीट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें संरचना, देखिए स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं संरचना। ठीक है, वो तकरीबन 25 फीट स्क्वायर है। 25 फीट स्क्वायर। ठीक है, मतलब 25 फीट वर्गाकार है। ठीक है, इसमें जो इसका गेट है, ठीक है, वो भी डेकोरेट किया गया है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है,
गेट इज डेकोरेटेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो जो इसका गेट है, ठीक है, उसको डेकोरेट किया गया है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक, तो आपको ये याद रखना है नचना कुठार पार्वती मंदिर में। सबसे पहले तो ये पन्ना जिले में है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 25 फीट का है, ठीक। और इसका जो गेट है वो किसके द्वारा बनवाया, गेट को डेकोरेट भी किसके टाइम पर किया गया है, गुप्ता काल में किया गया। तो ये है नचना कुठार पार्वती मंदिर, ठीक है। अगला बात करें, ये है बुमरा शैव टेम्पल। बुमरा शैव टेम्पल मतलब भूमरा का शैव मंदिर, ठीक है, भूमरा का शैव मंदिर, ठीक। अब इसकी सबसे पहले तो लोकेशन, ठीक है, तो ये सतना जिले में है। कहां पर है, सतना जिले में। तो आपको याद रखना है भूमरा शैव मंदिर, भूमरा का शैव मंदिर ये कहां पर है, सतना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसमें एक मुखी शिवलिंग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक मुखी शिवलिंग है, मतलब वन फेस्ड शिवलिंग, ठीक है, एक फेस्ड शिवलिंग है, ठीक है, ये इसका यूनिकनेस है, एक मुखी शिवलिंग, ठीक। इसको भी 5वीं शताब्दी में बनवाया गया है। कब बनवाया गया है इसको, 5th सेंचुरी में, ये नोट कर लीजिएगा। इसको भी कब बनवाया गया है, 5वीं शताब्दी में, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो गर्भगृह है, ठीक है, गर्भगृह, जो इसका गर्भगृह है ना, ठीक है, वो वर्गाकार शेप का बना है, मतलब स्क्वायर शेप का, ये आपको याद रखना है। इसका जो गर्भगृह है, ठीक है, वो किस शेप का बना है, स्क्वायर शेप का, वर्गाकार, ठीक है। और इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है चबूतरा, ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा, ये ईंट से बना हुआ है, ब्रिक से बना है, ठीक है। तो एक तो इसका गर्भागृह जो है वो स्क्वायर शेप, वर्गाकार, और ईंट से निर्मित इसका चबूतरा है। इसमें जो चबूतरा बना है वो किससे बना है, ईंट से बना हुआ है, ठीक। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो एक नाग शासक हुआ करते थे भार शिव। देखिए इसमें एक नाग शासक हुआ करते थे, नागा रूलर हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, भार शिव, ठीक है। तो एक नाग शासक हुआ करते थे भार शिव, इनके द्वारा निर्माण के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं, ठीक है। तो भार शिव जो थे, ठीक है, इनके द्वारा बनाए गए कंस्ट्रक्शन के भी एविडेंस यहां से मिलते हैं। तो नाग रूलर भार शिव जो थे, इनके बनाए हुए कंस्ट्रक्शन का एविडेंस भी हमको यहीं से मिलता है, ठीक। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन एविडेंस बाय नागा रूलर भार शिव हैज बीन आइडेंटिफाइड, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से बलराम, भगवान विष्णु और सरस्वती देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहां से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, तो एक तो बलराम, ठीक। इसके अलावा बात करें तो भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु, ठीक, और सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, ठीक है। इन तीनों के प्रतिमा, ठीक है, इन तीनों के स्टैच्यू, इन तीनों के स्टैच्यू यहीं से मिले, ठीक है। तो भूमरा शैव मंदिर, भूमरा का शैव मंदिर, इसका लोकेशन कहाँ है, सतना डिस्ट्रिक्ट में। इसमें एक मुखी शिवलिंग है, वन फेस्ड शिवलिंग है। 5वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया। इसका गर्भागृह जो है वो वर्गाकार है, स्क्वायर शेप का,
और जो इसका चबूतरा है, प्लेटफॉर्म, वो मिट्टी का, सॉरी, ईंट का बना हुआ। ठीक। अब इसमें आपको नाग एक शासक हुआ करते थे, भरशिव, भारशिव, इनके निर्माण के साक्ष्य भी यहां से मिले। और इसमें आपको बलराम, भगवान विष्णु और सरस्वती देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये था भूमरा का शैव मंदिर। समझ में आया आपको भूमरा का शैव मंदिर? ठीक। अगला बात करते हैं, एक और मंदिर यहां पर बना है, ये है महुआ का शिव मंदिर। शिव टेम्पल महुआ लिखा हुआ है यहां पे, देखिए। तो महुआ शिव टेम्पल। ठीक। तो महुआ का शिव मंदिर, ठीक है, ये कहां पर है? तो ये आपको याद रखना है इसकी लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन जो है इसकी, वो है खनिया धाना तहसील, खनिया धाना, खनिया धाना तहसील। ठीक है, और ये कौन से जिले में है? ये है शिवपुरी, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो खानिया धाना तहसील शिवपुरी। कहां पर है ये महुआ शिव मंदिर? खानिया धाना तहसील शिवपुरी। ठीक। ठीक। अब इसमें, अब इसका निर्माण कार्य जो था, ठीक है, इसमें जो निर्माण है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो 7वीं शताब्दी में करवाया गया है, 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7th सेंचुरी में ये करवाया गया है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इनका जो शिव मंदिर है, ठीक है, ये पूर्व मुखी अलंकृत है। मतलब कि इसको इस तरीके से शिव मंदिर को डेकोरेट किया गया है कि इसकी जो फेसिंग हो वो क्या हो? ईस्ट फेसिंग। ये याद रखिएगा, ईस्ट फेसिंग का मतलब होता है पूर्व मुखी। मतलब जो उसका, उनका चेहरा जो हो, ठीक है, वो कहाँ हो? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट फेसिंग डेकोरेट किया गया है, और ये एंशियंट शिव मंदिर है। मतलब एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसको पूर्व मुखी, ईस्ट फेसिंग डेकोरेट किया गया, प्राचीन शिव मंदिर। ठीक। अब इसमें जो है गंगा यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना, इनकी मूर्तियां स्थित करी गई हैं द्वार पे। मतलब इनका जो गेट है, ठीक है, इस पर किसकी स्टैचू लगाया गया है? गंगा और यमुना जी की। तो गंगा यमुना जी की मूर्ति जो है, स्टैचू जो है, वो इनके दरवाजे पे स्थित है, डोर पे, गंगा यमुना स्टैचू। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहां से हमें, ठीक है, इसी से, महुआ के शिव मंदिर से, हमको गुर्जर प्रतिहार के राजा, राजा वत्सराज, देखिए, गुर्जरा प्रतिहार, गुर्जरा प्रतिहार के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा वत्सराज, राजा वत्सराज। ठीक है, इनका अभिलेख भी यहां से मिला है, इंस्क्रिप्शन, इनका इंस्क्रिप्शन भी हमको यहीं से मिला है, मतलब अभिलेख। तो गुर्जर प्रतिहार शासक राजा वत्सराज का शिलालेख यहां से प्राप्त हुआ, गुर्जर प्रतिहार। ठीक। महुआ का शिव टेम्पल, क्लियर है? ठीक, यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए, गुप्ता काल में कई सारे इंस्क्रिप्शंस भी दिए गए। ठीक है, मतलब शिलालेख, अभिलेख, एक तरीके से कहा जाए अभिलेख। ठीक। तो हमें गुप्त कालीन के कुछ अभिलेख देखने। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड के कुछ अभिलेख हैं। अभिलेख का मतलब है इंस्क्रिप्शंस, गुप्ता पीरियड के। ठीक है, तो वो हमको देखना है, उसके कुछ पॉइंट्स हमको पढ़ने। सबसे पहला जो अभिलेख है, ये है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर इंस्क्रिप्शन।
ठीक, तो हेडिंग डालिए मंदसौर इंस्क्रिप्शन। ठीक, तो इस इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसमें इयोलॉजी फॉर्म में है। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ इयोलॉजी। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, दिस इंस्क्रिप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ इयोलॉजी। मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो यह अभिलेख प्रशिस्त के रूप में है। इयोलॉजी मतलब होता है प्रशिस्त। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इयोलॉजी, मतलब ये अभिलेख प्रशिस्त के रूप में है। ठीक, इसके अलावा बात करें दूसरा पॉइंट, संस्कृत स्कॉलर वत्स भट्टी कंपोज्ड इट। संस्कृत स्कॉलर, ठीक, वत्स भट्टी कंपोज्ड इट। इसका मतलब क्या है कि जो संस्कृत विद्वान थे वत्स भट्टी, इन्होंने इसकी रचना करी मंदसौर इंस्क्रिप्शन की। तो मंदसौर अभिलेख की रचना किसने करी है? संस्कृत स्कॉलर वत्स भट्टी। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, दिस इंस्क्रिप्शन mentions the construction of sun temple, mentions the construction of sun temple। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। जो हिंदी में है वो हिंदी में लिख सकते हैं, इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल। ठीक, ठीक, इसके अलावा आप एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, गवर्नर बंधु वर्मा, गवर्नर बंधु वर्मा is mentioned in this inscription। ठीक, गवर्नर बंधु वर्मा is mentioned in this inscription, मतलब राज्यपाल बंधु वर्मा का इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख के 4 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मंदसौर अभिलेख। सबसे पहला तो है दिस इंस्क्रिप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ इयोलॉजी, मतलब यह अभिलेख प्रशिस्त के रूप में है। इसके अलावा संस्कृत स्कॉलर वत्स भट्टी कंपोज्ड इट, संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल, इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और गवर्नर बंधु वर्मा इज मेंशन्ड इन दिस इंस्क्रिप्शन, राज्यपाल बंधु वर्मा का इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक, तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर अभिलेख आपको समझ में आया। ठीक, अगला बात करें, अगला है सांची इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अगला जो है वो है सांची इंस्क्रिप्शन। ठीक, अब सांची इंस्क्रिप्शन की बात करें, ठीक है, तो ये अभिलेख जो है ये गुप्त संवत के 131 से 450 ईस्वी का है। देखिए, गुप्त संवत भी एक कैलेंडर हुआ करता था। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ गुप्ता संवत, गुप्ता संवत 131 से 450 एडी तक। मतलब ये जो अभिलेख है, ठीक है, ये गुप्त संवत का 131 से लेके 450 एडी तक का ईस्वी का है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिस इंस्क्रिप्शन
This inscription mentions Hariswami, Hariswamini, Hariswamini donating money to the Arya Sangha. Here. To the Arya Sangha here. देखिए सर, इस अभिलेख में यहाँ के आर्य संघ को, जो आर्य संघ यहाँ पर हुआ करता था, उसको हरि स्वामिनी द्वारा धन दान में दिए जाने का उल्लेख है। मतलब यहाँ के जो आर्य संघ हुआ करते थे, ठीक है, उनको हरि स्वामिनी द्वारा धन दिए जाने का उल्लेख भी सांची इंस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये अभिलेख गुप्त संवत 131 से 450 ईस्वी का है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ गुप्त संवत 131 टू 450 एडी। ठीक, इसके बाद बात करें तो इस अभिलेख में यहाँ के आर्य संघ को हरि स्वामिनी द्वारा धन दान में दिए जाने का उल्लेख है। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशंस हरि स्वामिनी डोनेटिंग मनी टू द आर्य संघ। ठीक, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सांची इंस्क्रिप्शन में। ठीक ठीक, अगला बात करें, ठीक है, अगला जो इंस्क्रिप्शन है इसके बाद बात करें तो तीसरा जो इंस्क्रिप्शन है वो है तुमेन इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तुमेन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तुमेन इंस्क्रिप्शन। ठीक, अब तुमेन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि दिस इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन अशोकनगर। दिस इंस्क्रिप्शन, अब आपने पूछा होगा कि इससे पहले वाले आपने क्यों नहीं बताए, तो पहले वाले नाम से ही समझ में आ रहा है, एक मंदसौर में है और दूसरा सांची में। ठीक है, तो दिस इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। अशोकनगर जिले में स्थित है ये अभिलेख। ठीक, इस अभिलेख में अगर हम बात करें तो इस इंस्क्रिप्शन दिस इंस्क्रिप्शन describes the king as the Ottoman son. ऑटोमन सन, इसको हिंदी में लिखिए। इस अभिलेख में राजा को, ठीक है, शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। ठीक है, शरदकालीन सूर्य, ऑटोमन सन, ठीक है, इसकी तरह बताया गया है राजा को। तो दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द किंग एज द ऑटोमन सन। हिंदी में इसको लिखेंगे, इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की तरह दिखाया गया या बताया गया। दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द किंग एज द ऑटोमन सन। ठीक, नाउ अगला पॉइंट है, दिस इंस्क्रिप्शन, ठीक, गिव्स इंफॉर्मेशन about the rule of कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक, देखिए इसमें आपको लिखना है, इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक, तो इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, आफ्टर द डेथ ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट, after the
डेथ ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक, द reigns of Gupta empire came into the hands of his son Skandgupta. The reign of the Gupta empire comes into the hands of, ठीक है, his son Skandgupta, his son Skandgupta। इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में लिखिए। अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद, अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर, ठीक है, उसके पुत्र स्कंद गुप्त के हाथों में आ गई। ठीक है, मतलब अभिलेख के अनुसार जो कुमार गुप्त प्रथम हैं उनकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर, रीन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, वो किसके हाथ में आ गई, कम्स इन दी हैंड्स, या उसके पुत्र स्कंद गुप्त के हाथों में। एक तो अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, आफ्टर द डेथ ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट, द रीन ऑफ द गुप्ता एम्पायर कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ हिज सन स्कंद गुप्त। ठीक, समझ में आया आपको। तुमेन अभिलेख, तुमेन इंस्क्रिप्शन। पहला पॉइंट क्या है, दिस इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन अशोकनगर, ये अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। इसके अलावा दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द किंग एज द ऑटमन सन, इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया। इसके अलावा दिस इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ कुमार गुप्त प्रथम, इस अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। और चौथा पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, आफ्टर द डेथ, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट, द रीन ऑफ द गुप्ता एम्पायर कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ हिज सन स्कंदगुप्त। मतलब अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उनके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई। यहां तक क्लियर हुआ। तो तुमेन इंस्क्रिप्शन क्लियर हुआ आपके। अगला है सुपिया इंस्क्रिप्शन, अगला है सुपिया इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अगला है सुपिया इंस्क्रिप्शन। इसमें अगर हम बात करें तो ये सुपिया नामक एक जगह से प्राप्त हुआ है जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो दिस इंस्क्रिप्शन was found from a place, this inscription was found from a place called सुपिया। ठीक है, कहां है ये, इन रीवा डिस्ट्रिक्ट। तो दिस इंस्क्रिप्शन was found from a place called सुपिया इन रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से यह अभिलेख मिला है। लिख लीजिए हिंदी में, रीवा जिले से सुपिया नामक स्थान से यह अभिलेख मिला है। ठीक, अगला बात करें, अगला पॉइंट, इन दिस द genealogy of the Guptas, in this the genealogy of the Guptas is found from the time of the Gupta ruler Ghatotkacha, ठीक है, and the Gupta dynasty and the founder of the Gupta dynasty is Ghatotkacha, फाउंडर, ठीक है, फाउंडर घटोत्कच। देखिए इसमें, इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में
गुप्तों की वंशावली के बारे में दिया हुआ है। याद रखिएगा, सूपिया इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में दिया है? गुप्तों की वंशावली के बारे में दिया है, और ये वंशावली मिलती है घटोत्कच से। वैसे अगर आप गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे तो उनके फाउंडर माने जाते हैं श्रीगुप्त, और इन्हीं श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है। अब यहां पर जो आपको इस अभिलेख में जो वंशावली मिलती है उसमें श्रीगुप्त का नाम नहीं है, उसमें नाम किसका है? घटोत्कच का नाम। इसीलिए गुप्त वंश के को घटोत्कच नाम से भी जाना जाता है, और इसका फाउंडर इस अभिलेख के अकॉर्डिंग कौन है? घटोत्कच, ठीक है। तो अभिलेख के अनुसार, ठीक है, इसमें गुप्तों की वंशावली, मतलब इसमें गुप्तों की वंशावली गुप्तकालीन शासक घटोत्कच के समय से मिलती है। कि मतलब जो जेनोलॉजी, मतलब जो एक कहा जाता है ना कि एक गुप्त का जो वंशावली है, तो वो मिलती घटोत्कच से है। इसीलिए इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुप्ता साम्राज्य के रियल फाउंडर कौन है? घटोत्कच, क्योंकि श्रीगुप्त का नाम उसमें नहीं मिलता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने लिख लिया। तो इसीलिए गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? घटोत्कच, ठीक है। क्लियर हुआ ये? ठीक। तो ये 4 इंस्क्रिप्शन थे। इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख। इसमें आपको ये याद रखना है ये सागर में है, ठीक है। कहाँ है ये? सागर में है, एरन इंस्क्रिप्शन में। और एरन इंस्क्रिप्शन में आपको एक चीज और याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहां से जो आपके सती प्रथा, देखिए पहले के ज़माने में हिंदू में एक सती प्रथा हुआ करती थी, जिसमें अगर किसी पत्नी का पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जब शव जलाया जाता था तो उसमें उसकी पत्नी को भी सती कर दिया जाता था। तो सती प्रथा का एविडेंस मध्य प्रदेश से जो मिला वो एरण इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। तो एरण इंस्क्रिप्शन से किसका पता चलता है? सती प्रथा का, एरण अभिलेख से। और ये कहाँ पे है? सागर में स्थित, ठीक है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सारे अभिलेख थे गुप्त साम्राज्य के। मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमैन अभिलेख, सुपिया अभिलेख और एरड़ अभिलेख। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। देखिए, स्थापत्य जो है ये एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम 2 से 3 या 4 लेक्चर इसमें लगेंगे तकरीबन, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी हमें खजुराहो के मंदिरों के बारे में पढ़ना है, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पर कौन कौन से मंदिर बने, ठीक है। इसके बाद फिर परमार वंश, चंदेल वंश, ठीक। इसके बाद फिर कछपागत वंश, तोमर वंश, ठीक है, गोंड पीरियड, ठीक है, मुस्लिम सल्तनत मालवा क्षेत्र में, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें अभी पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैं जो जो चीज़ें भी पॉइंट्स लिखाता जा रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, इससे आपका नोट्स जो है वो तैयार होता जाएगा। तो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल ये पसंद आ रहा है और अगर आपको हेल्प लग रही है इससे, कि आपके जो एमपीपीएससी की तैयारी है उसमें हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।